हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रगति गुप्ता और आज इस वीडियो में हम जानेंगे फिजियोथेरेपी की क्या इंपॉर्टेंस है आपकी स्ट्रोक की रिकवरी के अंदर। जब भी किसी को लकवा होता है तो डे 1 से ही डॉक्टर्स गाइड करते हैं कि आप एक्सरसाइजेज कीजिए, रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम को फॉलो कीजिए, फिजियोथेरेपी करवाइए। तो इसका इम्पॉर्टेंस क्या है उसको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अक्सर कुछ पेशेंट्स ये सब नहीं भी कर रहे होते हैं। इनिशियली वो फॉलो करते हैं, फिर छोड़ देते हैं और रिकवरी रह जाती है, पूरी तरह से रिकवर नहीं हो पा रहे होते हैं। तो समझना ज़रूरी है कि पैरालिसिस जो बीमारी है वो है क्या। पैरालिसिस जो बीमारी है वो एक ब्रेन का डिसऑर्डर है, एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। आपकी बॉडी में अगर एकदम से कुछ ऐसे चेंजेस क्रिएट होते हैं, आपका बीपी शूट अप करता है, आपके शुगर लेवल स्पाइक करते हैं या कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, तो आपके ब्रेन के अंदर कुछ चेंजेस आने स्टार्ट होते हैं। या तो क्लॉट फॉर्मेशन होने लगता है या फिर वहाँ पर नस फट जाती है, जिसे हम हेमरेज बोलते हैं। तो ये दोनों ही कंडीशन क्या लीड करती है आगे चलकर, एक साइड की बॉडी पैरालाइज हो सकती है, वीकनेस आ सकती है, या फिर कभी कभार किसी को स्पाइनल इंजरी हुई है, कमर पर चोट लग गई है, तो कमर से नीचे का हिस्सा सुन्न भी हो जाता है, यूरिन मोशन का मालूम नहीं पड़ता। जब ये सारी कंडीशन तैयार होती है, आप टोटली इनिशियली फेज में बेड रिडन भी हो सकते हो और हमें दोबारा अपनी लाइफ में वापस आना है, अपनी रूटीन में वापस आना है, दोबारा इंडिपेंडेंट होना है, तो उसके लिए एक रिजीम को फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अंदर फिजियोथेरेपी का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब भी मेरे पास पेशेंट्स आते हैं, मैं उन्हें क्या समझाती हूँ, पेशेंट्स बोलते हैं मैम अगर सिर्फ हम दवाई खाएंगे तो ठीक हो जाएंगे, या सिर्फ हम एक्सरसाइज कर रहे हैं तो ठीक क्यों नहीं हो रहे हैं। तो आज मैं दोनों का आपको लिंक समझाती हूँ कि दोनों कैसे रिलेटेड है। जब हम पैरालिसिस की रिकवरी की बात करते हैं तो 50% रोल आपकी मेडिसिन का है, 50% रोल आपकी एक्सरसाइज और डाइट का है। क्योंकि जो आपका पैरालिसिस डिसऑर्डर है ये एक ब्रेन का डिसऑर्डर है। ब्रेन के अंदर या तो क्लॉट आया है या हेमरेज हुआ है, जिसके कारण ब्रेन का कुछ हिस्सा फंक्शन नहीं कर रहा। जिस हिस्से के अंदर क्लॉट या हेमरेज हुआ है वो आपकी बॉडी के जिस पार्ट को संभाल रहा था, फंक्शनिंग को संभाल रहा था, उस फंक्शनिंग में लॉस होना स्टार्ट होता है, मतलब वहाँ की कमज़ोरी आनी स्टार्ट होती है। हो सकता है वहाँ की फंक्शनिंग बिल्कुल ही रुक जाए या थोड़ी थोड़ी हो रही हो। उसको दोबारा से इनिशिएट करने के लिए हमें एक्सरसाइजेस करना बहुत ज़रूरी है। तो मेडिसिन के साथ साथ एक्सरसाइजेस का रोल भी इंपॉर्टेंट होता है ब्रेन को ट्रेन करने के लिए, क्योंकि आपके मसल्स तो ठीक हैं, ब्रेन के अंदर क्लॉट आया, हेमरेज हुआ, वहाँ से सिग्नल आना बंद हो गया, इसलिए मेरा हाथ या पैर मूव नहीं कर पा रहा है। फॉर एग्जाम्पल मेरे राइट हैंड में मूवमेंट नहीं है, तो मेरा हाथ इस तरीके से प्लेस्ड है। अब मैंने कुछ मेडिसिन स्टार्ट की पेशेंट की, जिससे ब्रेन ने सिग्नल भेजना स्टार्ट किया, लेकिन मैंने इस हाथ को ऐसे ही रहने दिया, मोबिलिटी नहीं की, कोई एक्सरसाइज नहीं की। तो ब्रेन तो सिग्नल लेकर आ रहा है, इसको खोलने की कोशिश भी कर रहा है, बट ये खुल नहीं पा रहा है। तो उस कंडीशन में हम अगर डे 1 से एक्सरसाइजेस करते हैं, मांसपेशियों को अकड़ने नहीं देते हैं, स्टिफनेस नहीं आने देते हैं, तो रिकवरी आपकी एनहांस हो जाती है। तो हमें क्या करना है, इनिशियली कुछ ना कुछ एक्टिविटी स्टार्ट करनी है। फॉर एग्जाम्पल आपकी फिंगर्स ऐसे ही बंद रहती थी, तो इनिशियल फेज में जब हम एक्टिव एक्सरसाइजेज नहीं कर सकते हैं, मतलब कि पेशेंट खुद से एफर्ट नहीं लगा पा रहा और उसका हाथ नहीं खुल पा रहा है, उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, किसी केयरटेकर की, फिजियोथेरेपिस्ट की मदद लेते हैं, जो आपको पैसिव एक्सरसाइजेस करवाते हुए, मतलब अपना एफर्ट लगाता है, अपना दम लगाता है आपकी फिंगर्स को खोलने में, बट मोबिलिटी करवाता है। तो जब भी वो आएंगे वो आपकी फिंगर्स को इस तरीके से स्ट्रेच करते हैं, पीछे लेकर जाते हैं, मूवमेंट करवाते हैं। तो ऐसा अक्सर पेशेंट कर रहे होते हैं। एक टाइम के बाद जब इनिशियली आप बेड रिडन थे, आपका इनिशियल फेज स्टार्ट ही हुआ था, तो जब पेशेंट को ये पैसिव एक्सरसाइजेस करवाई जाती हैं तो एटलीस्ट अकड़न नहीं आती है। लेकिन पेशेंट्स अक्सर गलती क्या करते हैं, एक बार जब उनकी बॉडी में मोबिलिटी बेटर होती भी चली जाती है तो वो एक्टिव एक्सरसाइजेस पे फोकस नहीं करते, मतलब अपना दम लगाना छोड़ देते हैं। वो डिपेंडेंट हो जाते हैं कि फिजियोथेरेपिस्ट आएगा, मुझे एक्सरसाइज करवाएगा, मैं बस उतनी एक्सरसाइज करूँगा और छोड़ दूँगा। और फिर हमें आकर कंप्लेन करते हैं, मैम आपकी दवाइयाँ ले रहे हैं, एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, बट आराम नहीं आ रहा। तो आज इसको अच्छे तरीके से समझ लीजिए, अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है तो आप भी ये गलती ना कर रहे हो। तो हमें क्या करना है, एक फेज़ के बाद जब आप थोड़े से एक्टिव हो गए हैं, थोड़ा थोड़ा चलना स्टार्ट कर दिया है, हाथ में मूवमेंट थोड़ी थोड़ी स्टार्ट हो गई है, उस टाइम पे आप फिजियोथेरेपिस्ट की हेल्प ले सकते हैं, लेकिन एफर्ट आपका रहेगा। अब वो आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट ना लगवाते हुए सिर्फ एक सपोर्ट देंगे,
दम आपने लगाना है, एफर्ट आपने लगाना है किसी भी एक्सरसाइज को करने में। फॉर एग्जाम्पल, आप एल्बो की एक्सरसाइज कर रहे हैं, फिजियोथेरेपिस्ट आपको सपोर्ट दे रहे हैं और इस तरीके से आप खुद से एफर्ट लगा रहे हो और खुद से इसे वापस लेकर आ रहे हो। सिर्फ यहाँ पर सपोर्ट है। और इनिशियली आपके साथ क्या होता था, जब आप बेड रिडन थे या फिर इस कंडीशन में नहीं थे कि एक्टिव एक्सरसाइजेस कर सके, तो वो यहाँ से पकड़ के खुद से मूव करते थे, वापस लेकर आते थे। बट अब उस फेज़ में आप नहीं हैं, अब आप एक्टिव एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। तो हमें समझना ज़रूरी है कि पैसिव एक्सरसाइज, एक्टिव एक्सरसाइजेस हैं क्या और कहाँ पर इसकी इंपॉर्टेंस है। जब तक आप बेड रिडन हैं, कुछ मूवमेंट नहीं आ पा रही है, उस कंडीशन में पैसिव एक्सरसाइजेज हम डे 1 से ही अगर स्टार्ट कर देते हैं तो जल्दी पेशेंट्स के अंदर रिकवरी आनी स्टार्ट होती है, क्योंकि शुरुआत के फेज़ में बॉडी खुद से भी कोशिश कर रही होती है रिकवर करने का, न्यूरोप्लास्टिसिटी चल रही होती है ब्रेन के अंदर। लेकिन एक टाइम के बाद वो रुकनी स्टार्ट हो जाती है। उस फेज़ में आपको एफर्ट नहीं छोड़ना है। तो बेनिफिट्स क्या हैं फिजियोथेरेपी के? सबसे पहला बेनिफिट क्या है कि आपके जो मसल्स हैं उसकी मोबिलिटी बनी रहती है। जब तक ब्रेन कमांड नहीं भेज पा रहा है, रिकवरी फेज़ में जा ही रहा है, तब तक भी अगर हम अपने मसल्स की मोबिलिटी करते रहते हैं तो आपकी बॉडी में एक तो स्टिफनेस नहीं आती, एक मांसपेशियाँ सूखनी स्टार्ट नहीं होती है, क्योंकि आपने देखा होगा जब हम एक्सरसाइजेज नहीं करते हैं शुरुआत में तो एक हाथ नॉर्मल होता है और एक हाथ पतला होना स्टार्ट हो जाता है, जो अफेक्टेड पार्ट होता है। तो वो वाली कंडीशन क्रिएट नहीं होती। आपका बैलेंस और कोऑर्डिनेशन बेटर रहती है, क्योंकि हम कुछ ना कुछ ब्रेन को ट्रेन कर रहे हैं एक्सरसाइजेज के माध्यम से। तो हम कुछ ऐसी एक्सरसाइजेज भी ऐड ऑन कर सकते हैं जो आपके ब्रेन की ट्रेनिंग में मदद करती है। तो जब भी पेशेंट आते हैं मैं उन्हें क्या गाइड करती हूँ कि डेली रूटीन में जो आप काम कर रहे हैं उसको भी ऐड ऑन कर दीजिए। वो आपके एक्सरसाइज के तौर पे भी हेल्प करेगा, बट आपके ब्रेन को ट्रेन भी करेगा। फॉर एग्जाम्पल, कोई कुकिंग करता था तो आप रोटी को बेलना स्टार्ट कीजिए, वो भी एक मूवमेंट है। चॉपिंग करना स्टार्ट कर दीजिए अगर आप नाइफ़ को थोड़ा सा होल्ड कर पाते हैं। या आप गार्डनिंग कर सकते हैं, पौधों में पानी डालिए, उसमें मिट्टी को अच्छे से वहाँ पे डिग इन करके अच्छे से पौधे को लगाना स्टार्ट कीजिए। तो ये सारी एक्टिविटीज़ अगर हम करते हैं, क्योंकि ये हमें ऑलरेडी आती हैं, हमारा ब्रेन ट्रेंड है इन चीज़ों को लेकर। या डेली रूटीन वर्क जैसे सिर पर तेल लगाना, तो अगर आप क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज अपनी फिंगर टिप्स को जस्ट मूव भी करते हैं सिर पे, डेली बेसिस पे ऐसी एक्टिविटी करते चले जाते हैं, तो ब्रेन बहुत जल्दी ट्रेन होना स्टार्ट होता है और सिग्नल्स और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते चले जाते हैं। जो रीवायरिंग हो रही है, कनेक्शंस बन रहे हैं, वो अच्छे बनने स्टार्ट होते हैं और आपकी जो एक्टिविटी दिखनी चाहिए, जो आपके रिजल्ट्स आने चाहिए, वो बेटर होते चले जाते हैं। तो जो भी पेशेंट्स इस तरीके से एक्सरसाइज करते हैं, ब्रेन को ट्रेन करते हैं, बार बार रीडिंग के एफर्ट्स लगाने में, जिनको बोलने में परेशानी आती है, या जो अच्छे से लिख नहीं पाते, थोड़ा थोड़ा स्टार्ट कर रहे हैं, डेली मैं उन्हें बोलती हूँ एक एक पेज लिखिए। तो एट द एंड ऑफ द मंथ जब उनकी नोटबुक हम मंगवाते हैं तो पेज 1 और लास्ट पेज में उनकी राइटिंग में बहुत डिफरेंस होता है और बहुत अच्छी रिकवरी आ रही होती है। तो इट्स ऑल जस्ट अबाउट कि आप एफर्ट कितना लगाते हैं। तो एफर्ट कभी भी नहीं छोड़ना है, डे 1 से ही लगाना है। जब तक रिकवर ना हो जाए तब तक हिम्मत नहीं हारनी है, एफर्ट लगाते रहना है। क्योंकि पेशेंट क्या करता है, इनिशियली बहुत ज़्यादा वो कोशिश करते हैं, एक टाइम के बाद जब उन्हें लगता है कि अब रिकवरी नहीं आ पा रही है, वो हिम्मत हार जाते हैं, एक्टिविटी करना छोड़ देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना है, क्योंकि ब्रेन के पास जो न्यूरोप्लास्टिसिटी का प्रोसेस है वो आगे चलकर भी चलता रहता है। एक फेज़ ऐसा ज़रूर आएगा जहाँ पर आपकी रिकवरी स्लो डाउन हो जाती है, वहाँ पर मेडिसिन्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। एक पुश देना पड़ता है दोबारा से रिकवरी को इनिशिएट करने के लिए, वो हम आयुर्वेदिक हर्ब्स की हेल्प से आपको प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आपकी भी कंडीशन ऐसी है जहाँ पर रिकवरी पॉज हो गई है, बहुत स्पीड से नहीं आ पा रही है, या लास्ट का पार्ट रह गया है, हाथ मुड़ा हुआ है, खुल नहीं पा रहा, बाकी तो मूवमेंट आ गई है लेकिन चलने में अभी थोड़ा बहुत बैलेंसिंग इश्यूज़ हैं, तो अपनी प्रेजेंट कंडीशन की हमें वीडियोज़ ज़रूर भेजें। उससे हम असेस कर पाएंगे कि आपका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या रखना है, क्या क्या एक्सरसाइजेज आपको गाइड करनी है, वो हम आपको सब समझाएंगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको मदद करेगी समझने में कि डे 1 से लेकर आपके जो आगे का फेज़ है रिकवरी का, उसमें फिजियोथेरेपी की क्या इंपॉर्टेंस है, एक्सरसाइजेज की क्या इंपॉर्टेंस है, मोबिलिटी की क्या इंपॉर्टेंस है। तो आप भी इसको फॉलो करते रहिए। आपके माइंड में कोई भी डाउट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, ज़रूर पूछिए। कोई इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, जानकारी हमसे कम्प्लीटली ले सकते हैं। बट हिम्मत नहीं हारनी है, विल पावर स्ट्रॉन्ग रखनी है, क्योंकि इस बीमारी से पेशेंट्स रिकवर हो जाते हैं तो आप भी हो सकते हैं। बट
एफर्ट कॉन्टिन्यूसली लगाते रहना है, उसको कभी भी छोड़ना नहीं है, क्योंकि तभी जाकर आप दोबारा इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, अपनी डेली रूटीन में वापस आ सकते हैं और इस बीमारी से निजात पा सकते हैं। जल्दी ही मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए अपना खास ध्यान रखिए। टेक केयर।